जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो। बिहार दरोगा का एग्जाम आने वाला है और आपको लग रहा है कि सर किस प्रकार से तैयारी करें, क्या करें, क्योंकि लास्ट समय में काम वही आएगा जो आपने पहले से भी रिवीजन कर रखा होगा। और जीके जीएस का इतना बड़ा रोल है वहां पर कि उसके बिना सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि जितने भी मैंने वन शॉट लिए हैं, चाहे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, आप वन शॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चंस आपके लिए लगेगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। चलिए, उसी के क्रम में आज हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा का। आज हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के क्वेश्चंस, कुछ इसी प्रकार के जो जीएस का क्वेश्चंस पोर्शन है हमारे एग्जाम में जो आ रहा है, उसी को रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं 50-60। वो आपको मैं 30 से 40 मिनट में करा दूंगा स्पीड से, ताकि आप एग्जाम जाने से पहले एक नजर इसको भी डाल लेना, ताकि हो सकता है एक दो तीन क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया, सबसे अधिक जोर नहीं दिया गया था? किस पर सबसे अधिक जोर नहीं दिया गया था सार्वजनिक क्षेत्र में? सातवीं पंचवर्षीय योजना है, नौवीं पंचवर्षीय योजना है, आठवीं या 11वीं पंचवर्षीय योजना है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सी पंचवर्षीय में सार्वजनिक क्षेत्रों पर जोर नहीं दिया गया था। तो आपको पता है, सातवीं में दिया गया था, आठवीं में भी दिया गया था, 11वीं में भी दिया गया था, लेकिन नौवीं जो पंचवर्षीय योजना थी जो कब से कब तक है, तो आप कहेंगे 97 से 2002 के बीच में है। तब से इसके बारे में नहीं बताया गया था, सार्वजनिक क्षेत्रों के बारे में नहीं कहा गया था। पहली पंचवर्षीय योजनाएं आप कहोगे पहली हुआ था 1951 से लेकर 56 के बीच में, सेकंड 56 से 61 के बीच में, थर्ड 61 से 66 के बीच में। उसके बाद 3 ईयर का एनुअल प्लान आ गया था 66 से 69 के बीच में। फिर आपका फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल कितनी हुई है, तो आप कहोगे टोटल हुई है 12। कितनी हुई है? 12। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पीसी महालनोबिस, आप जानते हैं पीसी महालनोबिस जो सेकंड पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से लेकर 1961 के बीच में, उसके कौन रहे थे ये भैया? उन्हीं ने इसके ढांचे के बारे में संकल्पना की थी, जिनका नाम है महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना इससे संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना शामिल थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना शामिल थी? तो पहली थी। कौन सी थी? पहली थी। और इसका उद्देश्य था कृषि। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि। और इसके लिए कई सारे बांध बनाए गए थे, आपने सुना होगा दामोदर नदी बांध, भाखड़ा नागल, आपने नाम सुना होगा टेहरी बांध। ये कई सारे बांध इसी दौरान बनाए गए थे, आपको याद रख लेना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? आपको पता है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हो रही थी 1956 से लेकर 1961 के बीच में, इसके दौरान विदेशों से सहायता हमने मांगी और ब्रिटेन से हमने सहायता मांगी, और ब्रिटेन से हमें दुर्गापुर इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना का नाम आपने सुना होगा। दुर्गापुर, क्या हुआ इसमें, दोबारा से लिख देते हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाने का नाम आपने सुना होगा, जो ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। कहां लगाया गया है? पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। दूसरा नाम आपने सुना होगा राउरकेला। राउरकेला, राउरकेला को जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। और राउरकेला किस राज्य में है? तो आप कहोगे सर उड़ीसा में है। तीसरे की अगर मैं बात करूंगा तो भिलाई, आपने सुना होगा भिलाई इस्पात कारखाना, जो झारखंड में लगाया गया है, झारखंड में लगाया गया है। और ये रूस के सहयोग से या सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया है, सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया है, हमें याद रख लेना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था? और इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में दिया था। और इसका 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष रही थी। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है,
एकमात्र योजना है ये, पंचवर्षीय योजना है जो ओनली 4 वर्ष चली थी। कितने वर्ष चली थी? 4 वर्ष चली थी, आपको याद रख लेना है। 74 से 78 के बीच में चली थी, आपको याद रख लेना। 74 से 78 के बीच में चली है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था, मुझे बताइएगा। द्रोणाचार्य को आप लोग जानते भी हैं। 1985 ईस्वी में पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, आपको याद रख लेना है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यानी उस वर्ष, जिस वर्ष बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय समिति का गठन किया था, उसी वर्ष की मैं बात आपसे कर रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है उसका नाम है दादा फाल्के पुरस्कार। आपको कमेंट करके बताना है कि अभी वर्तमान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये फिल्म से संबंधित है और फिल्म की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार ये माना जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसका पुराना नाम था राजीव गांधी पुरस्कार, लेकिन नाम बदल दिया गया है और ये खेल से संबंधित है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया गया था? इसको कब शुरू किया है जरा कमेंट करके बताओ। 11 अक्टूबर 2014, 14 मार्च 2015, 24 दिसंबर 2016, 9 सितंबर 2017। इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताइए, ये कब शुरू किया गया था? ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में ज्यादा आते हैं इस प्रकार से। इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर, जो गांव में आपने देखा होगा एक योजना चली थी एलईडी योजना, एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की योजना चली थी ताकि हर घर में उजाला पहुंच सके। ये सरकार की योजना थी। कब से शुरू की गई थी? 1 मई 2015 से इसको शुरू किया गया था। हर ग्राम यानी ग्राम उजाला योजना। लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य में सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया गया था? ये तो आप आसानी से बता सकते हो, ये तो सबको ही पता होगा, ये सबको ही पता होगा। आप लोग मुझे बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 से ये योजना को शुरू किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, भारत को एक विनिमय हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया की अगर बात करेंगे तो ये सितंबर से स्टार्ट हुआ है 2014, 25 सितंबर 2014। नेक्स्ट है, भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? ये तो आप जानते होंगे, स्वच्छ भारत मिशन इन्होंने कब शुरू किया था? इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा। तो गांधी जी की जयंती के दिन ये स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में बोगो सागर 25 का चौथा संस्करण एवं गश्ती का 6वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा? बताइएगा कौन सा? बोगो सागर 25 पूछा है, इसका चौथा संस्करण और गश्ती का 6वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा। बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कहां आयोजित हुआ था? 14वां संस्करण कहां आयोजित हुआ था? कोच्चि, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। राइट आंसर इसका बताइएगा, कहां पर किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच में त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्राइब 25 चौथा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? मुझे बताओ। टाइगर ट्रम्प, अब ये ट्रम्प लिखा हुआ है तो अमेरिका ही होगा भैया,
ट्रम्प लिखा हुआ है तो अमेरिका ही होगा, तो इज द अमेरिका। ठीक है। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ था? मुझे बताइएगा, शुरू हुआ था अग्नि वॉरियर 2024, कहां से शुरू हुआ था? जरा कमेंट करके इसके बारे में मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष कब संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस तो हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस कब मनाते हैं हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन हत्या दिवस कब मनाते हैं तो यह भी हम आसानी से बता सकते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार में संविधान का इतना ज्यादा दुरुपयोग किया गया था, इतना ज्यादा इमरजेंसी लगाया गया था, जिसके कारण से पूरा सिस्टम जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो बदल दिया गया था। तभी तो हम जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, तभी तो हम उसको लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के दौरान इंदिरा गांधी ने इतने सारे संशोधन कराए थे, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग पूरा संविधान को बनाना चाहती थी उस समय। तो ये बहुत सारे इन्होंने कार्य किए थे, जिसके कारण से संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है 25 जून को। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था को कब अपनाया जाता है या मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन। क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो प्रश्न ये आता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो आप कहेंगे सर रिपन है। कौन कहेंगे? रिपन है। और आपको यह भी पता होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 1992 में, तो इसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था, आपको याद रख लेना है। और इसी के द्वारा ये कहा गया है कि 29 ऐसे विषय हैं जिस पर ग्राम पंचायत क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, याद रखेंगे। और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जो त्रिस्तरीय बनाया गया था, त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई थी, जिसे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय को कब लागू किया गया था? 1957 ईस्वी में, आपको याद रखना है। ठीक है ना। और इसको लागू कब किया गया था? तो 24 अप्रैल को लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। और इसी के कारण 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और पहली बार लागू कहाँ हुआ था? पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था। और दूसरा राज्य पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, 11 अक्टूबर को वहां से किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब जानते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में बताइएगा। सबको पता है 31 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे कहा जाता है। यह डे किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, जिनको बिस्मार्क भी कहा जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी कहां से आए थे? अफ्रीका से आए थे, जिसके कारण से 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव डाली थी? आप जानते हैं भारत में अंग्रेजों का बहुत ही बड़ा औचित्य रहा था कई सारे सालों तक। और उसी में एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसे हम प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। ये प्लासी का युद्ध 57 में हुआ था। और ये प्लासी का युद्ध ने एक नींव डाला था भारत में अंग्रेजों के लिए। और प्लासी का युद्ध बहुत ही आसानी से जीत गए थे अंग्रेज। क्यों? क्योंकि प्लासी के युद्ध में जो दूसरे साइड से था, जिसका नाम सिराजुद्दौला था, उसका सेनापति मिल गया था, जिसके कारण से ये युद्ध में कोई खास बात नहीं हुई थी। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कब्जा कब किया था, तो बैटल के युद्ध के बाद, बैटल युद्ध हुआ था अक्टूबर 1764 ईस्वी में। तो बैटल युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और दबाकर
उस समय लूटपाट की गई थी। तो उपनिवेश की नींव कब डाली, इसमें करेंगे। अगर आपसे यह पूछा जाएगा उपनिवेश को मजबूत कब किया, तो इससे मजबूत हो गया था, ठीक है ना, याद रखेंगे। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुस्लिम को ब्रिटिश भारतीय सेना सेवा प्रदान नहीं करनी होगी, नहीं करनी होगी, मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी होगी। यह घोषणा कब की थी अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने? तो राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा सर 1921 ईस्वी में, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट, समाचार पत्र बंगाल गजट, ये पहला समाचार पत्र था भारत का, इससे पहले कोई समाचार पत्र नहीं था, ये पहला पत्र था, न्यूज़पेपर या समाचार पत्र कहते हैं। 1780 ईस्वी में चलाया था जेम्स हिक्की ने। किसने? जेम्स ऑगस्टस हिक्की कहते हैं इसका पूरा नाम। ये अंग्रेजी समाचार पत्र था। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे उदयंत मार्तंड, जो जुगल किशोर के द्वारा चलाया गया था, वो भी साथ में याद रख लेंगे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 1866 में भारतीय कल्याण के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ताकि ब्रिटेन में रहकर भारतीय लोगों का सहयोग कर पाएं और भारतीय लोगों की जो भी मांगे होंगी हम इस पार्टी के द्वारा ब्रिटिश सरकार की तरफ पहुंचा पाएंगे। तो इसमें दादा भाई जो नौरोजी थे, जिन्हें ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, इन्होंने ही अपनी किताब में लिखा था कि इंग्लैंड वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो किस प्रकार से भारत का रुपया अपने देश में पहुंचा रहे हैं, यानी धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, जिनको हम ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक किताब लिखा था द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसी किताब में इनमें बताया था कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत को लूट रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? ये कहा जाता है कि भरत, जो भारत नाम है, वो भारत नाम कई लोगों के नाम पर पड़ा है। एक तो ये कहते हैं कि शकुंतला का पुत्र का नाम भरत था, इसलिए भारत पड़ा है। आपने नाम सुना होगा, जब दशराज का युद्ध हुआ था तो दशराज में कबीले का नाम था भरत, तो उसके नाम पर भारत पड़ा है। ऐसे कई सारे नाम, और जैसे राम के भाई का नाम भरत था, उनके नाम पर भारत पड़ा है। तो कई सारी अवधारणाएं हैं को किसके नाम पर पड़ा है, ठीक है ना। तो अलग अलग हम कहते हैं, कभी इनके नाम पर, कभी उनके नाम पर, लेकिन भारत उन्हीं तीनों लोगों के नाम पर ही पड़ा हुआ है, ये सच्चाई है। भगवत गीता आप जानते हैं संस्कृत में लिखी गई है, तो भगवत गीता को अंग्रेजी में किसने लिखा था? अंग्रेजी में लिखा था चार्ल्स विलिंग्स ने लिखा था अंग्रेजी में, और इस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, उसके समय में ये काम किया गया था, हमको याद रखना है, ठीक है ना। लखनऊ जो विद्रोह हुआ था, लखनऊ कह दें या मैं अवध कह दूं, 1857 की क्रांति में, या लखनऊ बोल दें या अवध कह दें, बेगम हजरत महल, जिनको हम महक परी के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? महक परी के नाम से जानते हैं। इनका बेटा था नाबालिग बेटा था विरजिस कादिर, या कादरी कहते हैं, विजरिस कादिर, नाबालिग बेटा था। नाबालिग बेटा को गद्दी पर बिठाला था और अपने मां के संरक्षण में ये रहा था, क्योंकि आप लोग जानते हैं डलहौजी जो था उसने इसी अवध के क्षेत्र को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था 1856 ईस्वी में। कब? 1856 ईस्वी में हड़प लिया था इसको कुशासन का आरोप लगाकर, 56 ईस्वी में। और 57 में क्या हो गया था? उसी की पत्नी थी जिसका नाम था बेगम हजरत महल, उसी ने भाग लिया, अवध में विद्रोह किया, या लखनऊ में विद्रोह कह सकते हैं, इन्हीं ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया था, और इनकी सहयोगी कौन थे? तात्या टोपे थे। और नाना साहब के भी सहयोगी कौन थे? तात्या टोपे थे। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह किया था। वुड के आदेश, जो वुड आदेश था, वुड डिस्पैच इसको कहते हैं, 1854 ईस्वी में ये लेकर आया था डलहौजी, और ये शिक्षा यानी एजुकेशन से संबंधित है। वुड डिस्पैच कह सकते हैं, या वुड एजुकेशन से संबंधित था, डलहौजी लेकर आया था, याद रखेंगे इस चीज को। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या मनाया जाता था? आप लोगों को पता होगा 1929 ईस्वी में
कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने यही इसी डेट को ये डिसाइड किया था कि हम हर साल क्या करेंगे, हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को। और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 1930 ईस्वी में, यानी 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और यही पूछा है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली, आपको पता है अहमद शाह अब्दाली कहां से आया? अफगानिस्तान से आया था। और अब्दाली ने भारत के लाखों लोगों को मारा और लूटपाट करके ले गया। और अब्दाली वही है जिसने पानीपत का जो थर्ड वॉर हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये वही अब्दाली है जिसने मराठाओं को हरा दिया, मराठाओं को हरा दिया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वेणुवन विहार बौद्ध मठ किस राज्य में है? मुझे इसका कमेंट करके ऑप्शंस बताओ। ये आप लोग कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर बताते हैं, मैं कमेंट चेक करूंगा। ठीक है, ये मैसेज छोड़ देता हूं। 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित सदस्य कौन बना था? यानी पहली बार ऐसा हुआ था कि 1925 ईस्वी में जो केंद्रीय विधानसभा थी, वहां पर एक भारतीय व्यक्ति पहुंचे थे जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। क्या नाम था? विट्ठल भाई पटेल। याद रखेंगे, प्रश्न कई बार आता है। कब? तो 25 में। कहां? तो केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष बने थे। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूल कितने अनुच्छेद थे? आपसे पूछ रहा है सर अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब है एडॉप्ट करना। एडॉप्ट करने का मतलब है 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। तभी हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि उसको पूर्ण रूप से लागू कब किया था? पूर्ण रूप से लागू कब किया था संविधान को? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 आर्टिकल पहले भी थे और आज भी इतने ही आर्टिकल हैं। लेकिन पहले और आज में बस इतना अंतर है, पहले कोई क्लॉज नहीं था। क्लॉज का मतलब पहले कोई खंड नहीं था। जैसे 19 का 1 2 3 पढ़ते हैं, 39 का 1 2 3 पढ़ते हैं, 48 का 1 पढ़ते हैं। इस प्रकार से पहले खंड नहीं थे। अब ये खंड को जोड़ा गया, आने वाले समय को बदलाव को देखते हुए चीजों को जोड़ा गया था। अब जब जोड़ जाड़ कर देखा जाए तो 470 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। खंडों को जोड़ दिया जाए तब। याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? अब ये दो प्रकार से प्रश्न बनेगा। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का अध्यक्ष, यहां पर यह नहीं पूछा है सर कि स्थायी या अस्थायी, यहां पर यह नहीं पूछा है। तो यहां पर प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, जो पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको फ्रेंच मॉडल पर चुना गया था। यानी फ्रांस में जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि देखो, जितने भी लोग संविधान सभा में शामिल हुए थे, उन्हीं में से एक बड़े व्यक्ति यानी वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ व्यक्ति को उठाकर उसी को अध्यक्ष बना दिया गया। वही मेथड से हमने भी अपना लिया। हमने देखा जो हमारी संविधान सभा बन रही थी, उसी संविधान सभा में 6 तारीख की बात है, तो उसी संविधान सभा में देखा गया सबसे वरिष्ठ कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और इन्हीं को बनाया गया था। लेकिन स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा, स्थायी, तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। चलो, 9 दिसंबर को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक की, अब देखो यहां डेट लिखा है 9 दिसंबर। क्या लिखा है? 9 दिसंबर। हाँ, ये 9 दिसंबर की ही बात है, ये बिल्कुल सही है, 9 दिसंबर की ही बात है, 9 दिसंबर की ही बात है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9 दिसंबर को कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी स्थायी रूप से, वो भी स्थायी रूप से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को, सॉरी, प्रस्तुत किया था। हाँ, 13 दिसंबर को इन्होंने प्रस्तुत किया था
13 दिसंबर को, यानी थर्ड मीटिंग हुई थी संविधान सभा की 13 दिसंबर को, और थर्ड मीटिंग में ही जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया था। और जो आज आप उद्देश्य प्रस्ताव जान रहे हैं ना, ये वर्तमान में हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं, यानी उद्देश्य प्रस्ताव ही आज प्रस्तावना बन के तैयार हो चुका है। तो प्रस्तावना किसने लेकर आया भारत में? तो जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? नील नदी को आप लोग जानते हैं, नील नदी दो धाराओं में निकलती है, श्वेत नील और ब्लू नील, दो धाराओं में निकलती है, टांगा झील और विक्टोरिया झील से। निकलने के बाद ये भूमध्य सागर में चापाकार बंदरगाह बनाती है या चापाकार डेल्टा बनाती है, और वहां पर कई सारे बंदरगाह भी है। तो नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं, मिस्र कह दें या इजिप्ट कह देते हैं, जिसकी राजधानी काहिरा है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली किस नदी पर स्थित है? आप लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो बहुत ही विशाल है, तिब्बत से निकलने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम में इतनी चौड़ी हो जाती है, इतनी चौड़ी हो जाती है कि उसके बीच में, इतना चौड़ा हो जाता है कि उसके बीच में एक द्वीप बन गया है, एक आइलैंड बन गया है, उसी को कहा जाता है मौजली द्वीप। रिवर आइलैंड, दुनिया का एकमात्र रिवर आइलैंड सबसे बड़ा है मौजली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बनाया गया है, ठीक है ना। किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में या तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, और इसी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसी को जमुना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है इधर से, और इस प्रकार से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और उसके बाद इस प्रकार से बांग्लादेश में चली जाती है। इसी का नाम क्या है? तो आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जो हम असम में जानते हैं, ठीक है। किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालीन या समकालिक नहीं है? समकालिक नहीं है, मुझे बताओ कौन सा समकालिक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मेटियोसेट 11, याद रखेंगे। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई? किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या नहीं की गई? इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट करके। थोड़ा सा साइड से हो जा रहे हैं हम। राइट आंसर इसका बताइएगा कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में एससी की जनसंख्या काउंट नहीं की गई थी, एससी वालों की, अनुसूचित जाति वालों की 2011 की जनगणना के दौरान। किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया गया है, यानी दोनों के रूप से बनाया गया है, वह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा निसार है। कौन सा है सर? निसार को बनाया गया है दोनों ने मिलकर। काली मिट्टी भारत के किस प्रमुखता में पाई जाती है? ब्लैक सॉइल। आपने देखा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, फिर गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में भी पाया जाता है ब्लैक सॉइल। और इसे हम कह सकते हैं दक्कन ट्रैम्प कह सकते हैं, दक्कन ट्रैम्प कह सकते हैं। यहां पर पाई जाती है ब्लैक सॉइल, जो कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कपास के लिए। इसके कई सारे नाम भी आपने देखे होंगे, जैसे रेगुर नाम आपने सुना होगा, करेल नाम सुना होगा, लावा मिट्टी सुना होगा, चरनोजम इसका अंतरराष्ट्रीय नाम सुना होगा ब्लैक सॉइल का, याद रखेंगे। तो सॉइल शब्द की उत्पत्ति सोलम से हुई है, यह भी आपको देख लेना है। सोलम लैटिन भाषा का एक शब्द है। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष हुई थी? औद्योगिक नीतियां कई हुई हैं, उसमें सबसे पहली हुई थी 1948 ईस्वी में, पहली हुई थी 1948 ईस्वी में, आपको याद रख लेना है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत किस फर्म का लाभ होता है? अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत बराबर किस फर्म का लाभ होता है? अनुपात का, योग का, अंतर का, या गुणन का, या अंतर का या गुणन का? तो डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंतर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से एकाधिकरण तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम
किस वर्ष प्रभावी हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा 1970 ईस्वी, करेक्ट राइट आंसर है। कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? चक्रीय प्रवाह में कौन सा शामिल नहीं है? उपभोग बिल्कुल होता है, निवेश भी होता है, बचत भी होता है, लेकिन मूल्य ह्रास नहीं होता है। मूल्य ह्रास का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कोई कार खरीदी, नया कार खरीदा, आपने 1 साल चलाया, एक कार खरीदा 10 लाख का, और आपने 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, और वो कार को आपने बेच दिया 6 लाख में, तो बीच का जो 4 लाख कहाँ गया? उसी को बोला जाता है मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का मतलब जो चीजें चली गई, जैसे मान लो फोन लेकर आओ आप मार्केट से 20,000 का, आप उसको 1 महीने के बाद बेचो, वो 20,000 का नहीं बिकेगा, वो कितने का बिकेगा? या तो 15 का या 18 का। तो 2 या 5,000 रुपए का जो बीच में गड़बड़ हो गया, वो क्या है? उसी को मूल्य ह्रास कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास कहते हैं, मूल्य में जो कमी आना। एकाधिकरण और अवरोधक व्यापार व्यवहारिक व्यवहार अधिनियम कब पारित हुआ था? 69 में। 69 में पारित हुआ था, हमें याद रख लेना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय को लगभग कितनी वृद्धि की थी? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारी उद्योगों को बढ़ाया गया था, तभी तो मैंने कहा था 3 भारी उद्योग भिलाई, दुर्गापुर, राउर केरा को बनाया गया था। तो ये पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय इनकम थी उसमें वृद्धि कितना हुआ था? तो 25% हुआ था। कितना हुआ था? 25% हुआ था, हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट, किसी निर्दिष्ट समयावधि में किसी देश की वस्तुओं को निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के बीच में अंतर मुझे बताइएगा। अंतर को क्या कहा जाता है? आयात और निर्यात के बीच में जो अंतर होता है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा, किस नाम से हम लोग जानते हैं? जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि हमको भी पता लग पाए। ठीक है ना, आयात और निर्यात के बीच में किस नाम से जानते हैं? तो आप जानते हो इसे कहा जाता है ट्रेड बैलेंस, यानी व्यापार संतुलन, इसी को कहा जाता है। नए संसद भवन में केंद्रीय बजट 2025-26 किसने पेश किया था? तो वित्त मंत्री कौन है? तो आप कहोगे भाई निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, तो यही इन्होंने ही पेश किया था इस बार का बजट। वित्त मंत्री सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट को पेश किया था? थीम क्या थी इनका? होता नहीं कि देहबाक, या थीम क्या था? तो आधा विकास सबका विकास, तो इनका था सबका विकास। क्या थीम था? सबका विकास करना इनका थीम था सीतारमण का। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पहली बार कारपोरेट टैक्स के रूप में 1987 के बजट में किसके द्वारा पेश किया गया था? 1987 में किसके द्वारा बजट पेश किया गया था? मुझे बताओ। देखो ये सभी प्रधानमंत्री हैं, तो आप जानते हो कि 84 में इंदिरा गांधी तो चली गई, ये तो होंगे नहीं, जवाहरलाल नेहरू बहुत पहले ही मर गए थे, मोरारजी देसाई की पार्टी 80 में खत्म हो गई थी, तो ये भी नहीं, तो बचे क्या? राजीव गांधी। राजीव गांधी उस समय थे, और राजीव गांधी के समय में ये कारपोरेट टैक्स के रूप में शुरुआत की गई थी 1987 ईस्वी में। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? आपको पता है, एक वायसराय था जिसका नाम था कैनिन, वायसराय कैनिन था, और इसी के समय में 1860 और 61 के दौरान बजट को पेश किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा, नहीं, जेम्स विल्सन के द्वारा, और इसलिए जेम्स विल्सन को जनक कहा जाता है बजट का। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है बजट का। यही कैनिन है जिसको हम प्रथम वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल के नाम से ही जानते हैं। यही कैनिन है जिसने नया एक पद बनाया था सचिव का, यही कैनिन है। तो कैनिन ने बहुत सारे काम किए थे, और इसी ने अध्यादेश जारी करने की बात की गई थी। अध्यादेश का मतलब है इमरजेंसी में कानून बनाना। ये प्रश्न आ गया, किस वर्ष काला बजट पेश किया गया था? तो 60 और 61 में नहीं। अच्छा, काला पूछ रहा है ना, पीछे वाला तो 1860-61 में पहली बार पेश किया गया था, लेकिन काला पूछ रहा है किस वर्ष काला बजट पेश किया गया था? मुझे बताइएगा। काला बजट इंदिरा गांधी की सरकार में भैया किया गया था, जब इमरजेंसी चल रही थी उसी दौरान, और जब जनता पार्टी की सरकार आई थी वो उस दौरान की बात कर रहा हूं मैं। अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार
आर सन्मुख चेट्टी के द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो प्रश्न ऐसे भी आता है कि आजादी के बाद, जब हमारा देश आजाद हो गया था, उसके बाद बजट किसने पहली बार पेश किया था? तो आपका नाम हो जाएगा सनमुखन चेट्टी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 48 और 49 में। 48 और 49 में आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। बस ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये आपको कमेंट करके बताने हैं, 2 क्वेश्चंस के आंसर और एक मैं आपको पीछे बता चुका हूं, यानी 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा, अच्छा लगा हो और लाइक करके जाना सेशन को अगर पसंद आए तो। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिसको अगर वन शॉट का पीडीएफ चाहिए हमारा, तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और एप्लीकेशन का नाम हमारा क्या है, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे, GSY विष्णु सर, GSY विष्णु सर आपको डाउनलोड करना है और देख लेना है। क्लियर है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।